हेलो एवरीवन। सो गाइस, डीडीए जेई के एग्जामिनेशन आई होप आप लोगों ने अच्छे से दे दिए होंगे। और डीडीए जेई के एग्जामिनेशन के बाद जो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए, लाइक अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग के 9 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए हैं 3 दिनों में। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एस्पिरेंट के लिए बात करूं तो उनके 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए हैं। डेफिनेटली कोई शिफ्ट ऐसा रहा होगा जो थोड़ा सा आसान लगा होगा, कोई शिफ्ट ऐसा रहा होगा जो आपको रिलेटिवली टफ लगा होगा। तो गाइज, कौन सी शिफ्ट ज़्यादा टफ है उसके हिसाब से कौन सी शिफ्ट बहुत आसान थी जिसके एवरेज मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा थे, तो उनके बिहाफ पे सभी शिफ्ट को नॉर्मलाइज किया जाता है और उसके लिए कुछ फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के। आइए समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट डीडीए जेई में कैसा दिखने वाला है। गाइज, अगर बात करूं मैं लास्ट बार जो एग्जामिनेशन हुआ था डीडीए का, उसमें कुछ शिफ्ट में ऐसा देखा गया कि बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे, 10 से 12 मार्क्स तक इंक्रीज हुए थे। इसीलिए मैंने जो कट ऑफ की वीडियो बनाई थी उसमें रिलेटिवली कट ऑफ जो था वो ज़्यादा रखा, हायर साइड रखा। उसका एक वैलिड रीज़न है गाइज कि जो बच्चा 80 नंबर पा रहा है, उस 80 नंबर लाने वाले बच्चे के मार्क्स 120 में कोई 80 नंबर ला रहा है और 80 नंबर के बाद उसके 94 95 तक मार्क्स हो जाते हैं, राइट। तो इस बात को समझिएगा, सिलेक्शन सबका तो होगा नहीं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कैसा देखने को मिलेगा इस बार मैं कहूँगा नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट थोड़ा सा लास्ट टाइम की अपेक्षा थोड़ा सा सही देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट किए हैं डीडीजे के एग्जामिनेशन में। सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 3 दिनों तक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया 9 शिफ्ट में। और इन सभी शिफ्ट का अगर नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट देखा जाएगा तो उसके लिए यहाँ पे डीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए गए और बताया गया कि डीडीए में नॉर्मलाइजेशन इन फॉर्मूले के बेसिस पे होता है। उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये जो नोटिस है ये 23/3/2023 का है, करेक्ट। जो पुराना डीडीए का फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले को यहाँ पे वैलिडेट किया गया है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि सर, नॉर्मलाइज करने के कुछ तरीके हैं, जिसमें से यहाँ पे कुछ नॉर्मल तरीके यहाँ पे आपको बताए गए हैं और उस मेथड में कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, उस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके शिफ्ट में आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने नेगेटिव किए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन मींस एडजस्टिंग द वैल्यू मेजर्ड ऑन द डिफरेंट स्केल टू अ नोशनली कॉमन स्केल। मतलब सभी अलग अलग एग्जामिनेशन के मार्क्स को एक प्रॉपर सेम स्केल पे लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाता है, ताकि इक्विवेलेंट तरीके से पेपर को जज किया जा सके। अब आपको डेफिनेटली पता है कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते हैं, इसलिए नॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मेरे शिफ्ट में क्वेश्चंस टफ थे इसलिए मेरे नंबर कम आए, तो उसको नॉर्मलाइज करके बढ़ाया जाता है। अब इसमें मेथड क्या दिया गया नॉर्मलाइजेशन का, इसमें इन्होंने बोला कि नॉर्मलाइजेशन मेथड में सबसे पहले क्या निकाला जाता है, एवरेज स्कोर ऑफ ईच शिफ्ट। हर शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकालने का इन्होंने मेथड क्या बताया, किस तरीके से। तो बड़ा ही सिंपल कि टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन शिफ्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द शिफ्ट। कितने टोटल मार्क्स कैंडिडेट के द्वारा उस शिफ्ट में स्कोर किए गए हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट का भाग दे दो, उससे एक एवरेज स्कोर पता चल जाता है। सपोज करो 4 बच्चे हैं, किसी ने 70 नंबर पाया, किसी ने 60, किसी ने 80 नंबर और किसी ने 50। तो इन चारों का एवरेज निकाला गया और 4 से डिवाइड कर दिया गया, वो आपका एवरेज स्कोर हो गया उस शिफ्ट का। अब इसमें कुछ बच्चों का तर्क ये रहता है कि सर ये भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर शिफ्ट में ऐसे बच्चे पहुंच गए जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी और उनके मार्क्स कम रह गए, तो उससे उनका एवरेज स्कोर कम आ जाएगा और उस पेपर को टफ समझा जाएगा। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये कुछ बच्चे, 4 या 5 बच्चे नहीं होते हैं। और जो शिफ्ट अलॉट होती है वो इस बिहाफ पे अलॉट नहीं होती है कि कमजोर बच्चों को एक शिफ्ट में डाल दिया जाए। वो रैंडम कंप्यूटर द्वारा अलॉटेड शिफ्ट होते हैं और ऐसा चांस बहुत कम होता है कि किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में सारे के सारे ऐसे बच्चे पहुंच जाएं जिनके मार्क्स कम आ रहे हों, इस वजह से क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, राइट। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस फालतू की वजह पे बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हैं मुद्दे पे कि उन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया उसमें इन्होंने बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं कि जो रॉ स्कोर कैंडिडेट ला रहा है और उसका एवरेज से कितना डेविएशन है। मतलब जो कैंडिडेट का स्कोर है और एवरेज स्कोर, उसके बीच का अंतर कितना है, उसके बिहाफ पे एक्स की वैल्यू निकाल के स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में पुट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है। और उसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर का एक फॉर्मूला उन्होंने दे दिया कि कैंडिडेट का नॉर्मलाइज स्कोर कितना होगा। यहाँ पे S2 S1 और x माइनस एक्स ए वी जो एवरेज निकाला है उसके लिए यहाँ पे नीचे डिटेल्स दिए हुए हैं। अब ये फॉर्मूला जब अप्लाई किया जाता है
तो हो सकता है कि किसी शिफ्ट में ऐसा हो कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं रॉन्ग हो, जैसे मान लो 120 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन गलत हैं, करेक्ट। अब 3 क्वेश्चन गलत थे, उन गलत क्वेश्चन को तो चेक किया नहीं जाएगा। अब उस शिफ्ट का इफेक्टिव क्वेश्चन कितने होगा, 117 क्वेश्चन होगा। उसका एग्जांपल देते हुए इन्होंने समझाया है कि ऐसी शिफ्ट में क्या किया जाता है जिस शिफ्ट में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। देखिए, नॉर्मलाइज स्कोर लॉजिक में यहाँ पे दिया है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन बी। मान लो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 थे और टोटल नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन सपोज करो कि उसमें से 3 इनकरेक्ट थे, तो टोटल नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन जो थे वो हो गए 117। 117 क्वेश्चन जैसे करेक्ट क्वेश्चन हो गए। अब किसी ने स्कोर किया 117 में, सपोज करो कि 103 अटेम्प्ट किया किसी स्टूडेंट ने, इन्होंने एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझाया यहाँ पे कि 103 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसमें से 98 उसके करेक्ट हो गए और 5 क्वेश्चन जो हो गए उसके रॉन्ग हो गए। 14 उन्होंने क्या किया, अनअटेम्प्टेड रह गए, मतलब 117 में से बाकी जो रिमेनिंग बच रहे हैं 103 के अलावा 14 क्वेश्चन जो हैं उसके उसने अटेम्प्ट नहीं किए। तो अब जो होता है बेटा, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो क्वेश्चन आपने करेक्ट किए, जो आपसे गलत हुए, नेगेटिव मार्किंग हटा देने के बाद अब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके टोटल बच रहे हैं, देखिए नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद आपके मार्क्स जो आ रहे हैं वो इतने आ रहे हैं। अब इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, 120 क्वेश्चन में। अगर 117 में आप इतना पा रहे हो तो 120 में आपके मार्क्स कितने होंगे वो यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है कि अगर 95.5 मार्क्स आपके 117 नंबर में आ रहे हैं, 120 में कितने होंगे, ये सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके कन्वर्ट कर दिया गया 97.9487। और ये आपका क्वेश्चन 117 को 120 में कन्वर्ट करने पे ही यहाँ पे देखो 2 नंबर लगभग लगभग बढ़ गए आपके, 2 नंबर से थोड़े से ज्यादा बढ़ गए। अब ये जो मार्क्स इंक्रीज हुए हैं बेटा, सेम परसेंटेज में इंक्रीज कर दिया जाता है। मे भी हो सकता है कि कोई कहे कि सर उस परसेंटेज में इंक्रीज एग्जामिनेशन में नहीं होता स्टूडेंट का, मे बी, लेकिन यहाँ पे ये परसेंटेज इंक्रीज उसी रेशियो में किया जाता है। जैसे कि मान लो कि 110 क्वेश्चन में आपके 90% सही हैं, तो 120 में 90% निकाल के उतने मार्क्स आपको अलॉट कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है। नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट अब इस मार्क्स पे अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि जो बेस स्कोर होगा नॉर्मलाइजेशन का वो आपका 120 क्वेश्चन के हिसाब से ही होगा। कोई तो सेट ऐसा होगा जिसमें 120 में से 120 सही होंगे, तो 120 के हिसाब से ही इसको बेस मानते हुए ही नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस को पहले 120 में कन्वर्ट किया जाता है कि 120 नंबर का पेपर होता तो कितना आता आपके मार्क्स, अगर कुछ क्वेश्चन गलत है तो। उसके बाद जैसा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इन्होंने बताया, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट लगाया जाएगा। और किसी शिफ्ट में मान लो कि कुछ मार्क्स घट रहे होंगे, कुछ मार्क्स बढ़ रहे होंगे, उस तरीके से नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह अप्लाई करने के बाद। और उसके बाद उस नॉर्मलाइजेशन स्कोर को ये लोग अप्लाई करते जाएंगे हर शिफ्ट में। और कुछ इन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि 70% ऑफ द अटेंडेंस इज द लिमिट। ये लिमिट इन्होंने सेट कर रखी है कि 70%, एनी वैल्यू बिलो दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द बेस। इससे कम अगर वैल्यू होगी तो उसको बेस के लिए हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे उस शिफ्ट को। तो गाइज ये सारी चीजें थी। अब आपको रही बात कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आपके शिफ्ट वाइज कितना पड़ेगा, ये आपको जानना चाहिए। देखिए, जो लास्ट टाइम जो एग्जामिनेशन हुए थे, नो डाउट आप सभी को पता है कि सर लास्ट टाइम के एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे शिफ्ट थे जिसमें बच्चों ने बहुत कम स्कोर किया और नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका सिलेक्शन हो गया। कुछ शिफ्ट ऐसे थे जिसमें बच्चों ने अच्छा स्कोर किया और उसमें नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गए। नो डाउट कुछ हद तक इस बार भी होने वाला है ये चीज़। और चूंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट जितने ज़्यादा हो जाते हैं ना, उतना ही नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट अच्छा देखने को मिलता है। शिफ्ट कम, नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज़्यादा। अगर मान लो 10 लाख बच्चे हैं और 4 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। 10 लाख बच्चे हैं और इन्हीं के अगर 10 शिफ्ट बना दिए जाए तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलेगा उन शिफ्ट में। तो खैर, एग्जामिनेशन आपके हो चुके हैं, आपने पेपर दे दिया है। पेपर देने के बाद आप ये नहीं सोचना है कि सर मैंने 80 नंबर तक लग रहा है मुझे आएगा तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा। 80 नंबर तक आएगा तो मे भी हो सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर 90 प्लस हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक, तो अभी नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट बचा हुआ है। इसी नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट की वजह से मैंने जो कट ऑफ की वीडियो बनाई थी उसमें कट ऑफ जो रखा था वो थोड़ा सा ज़्यादा रखा था, थोड़ा सा ही ज़्यादा रखा था, बहुत ज़्यादा नहीं रखा था। जो बच्चे सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं जाएगा, उतना नहीं जाएगा, बेटा आने दो रिजल्ट, उसके बाद आपको पता चलेगा।
इसका नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट भी पता चलेगा और आपको एक्चुअल कट ऑफ भी पता चलेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आपने पेपर दिया, आपने जितना पढ़ा था उस हिसाब से अटेम्प्ट किया, आपने अपना काम किया ईमानदारी से। अब आपको अपने अगले टारगेट पे लग जाना है, जो अगला टारगेट है आपका एसएससी जेईई 2023। जैसा कि 22 में आपको पता चला कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा थी, कट ऑफ कम गई प्री की, और उसके बाद आपको जो अब मेंस के एग्जामिनेशन देखने को मिले हैं, मेंस की भी अब कट ऑफ आ जाएगी, पता फाइनल सेलेक्टेड बच्चे आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, फाइनली मेरिट आ जाएगी मतलब। तो आपको ये पता चल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से कि कितने नंबर पे सिलेक्शन हो गया। उसी तरीके से कुछ अच्छा सा मौका आपको एसएससी जेईई 2023 में भी मिलने वाला है। तो जो बच्चे एसएससी जेईई 23 के लिए पढ़ रहे हैं, आपको भी पता है सब कुछ प्री प्लान्ड है। अक्टूबर में एग्जामिनेशन होने हैं, सितंबर में आपके लगभग लगभग नोटिफिकेशन आ जाएंगे। 16 सितंबर तक डेट दी हुई है वहाँ पे कि जिस दिन तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, उसके बावजूद भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा बॉस। पढ़ने के लिए इंजीनियर्स अड्डा डेली आपके साथ अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंजीनियर्स अड्डा के। और आप सभी एस्पिरेंट के लिए, चाहे उनकी ब्रांच सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, आपके लिए प्रॉपर सीरीज स्टार्ट की जा रही है इंजीनियर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। मैं सिविल इंजीनियर्स के लिए 8 बजे से प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, क्वेश्चंस भी बताऊंगा, बीच बीच में आपको टिप्स भी दूंगा, और बीच बीच में पीवाईक्यू से रिलेटेड, न्यू पैटर्न से रिलेटेड, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस की शीट भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, और बाकी बच्चे जो पेड क्लासेस में पढ़ रहे हैं वो अपनी क्लासेस को एज इट इज़ कंटिन्यू करें। बहुत ही प्यार से क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जा रहे हैं। और मैं बोलूँगा कि जो बच्चे अचीवर्स बैच में हैं, जो न्यू बैच है, इसमें आपको क्लासेस मिल रही हैं। इसमें मैं क्लासेस ले रहा हूँ, आपकी सर्वेइंग की क्लासेस ले रहा हूँ। चाणक्य बैच में भी आपकी क्लासेस चल रही हैं। जितने भी जेई एस्पिरेंट हैं वो चाणक्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर उनकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है। एसएससी जेई के लिए अचीवर्स बैच न्यू बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। एनडब्ल्यूडीए जेई का बैच स्टार्ट हुआ है, राइट। और हर बैच का एक कॉम्बो लेना है कि आप सर रिकॉर्डेड वीडियो भी देखना चाहते हो, पहले से ही सारे कोर्सेज, सारी क्लासेस मिल जाएं, और लाइव क्लासेस जो चल रही हैं इन बैचेस में वो सारी भी मिल जाएं, तो उनके लिए ये महापैक का एक्सेस है। अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है तो डेफिनेटली आप सिविल इंजीनियरिंग महापैक ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी बैचेस को ज्वाइन करने के लिए अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करें। और मिनिमम प्राइस में किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है गाइस, तो यहाँ पे एक डिस्काउंट कूपन कोड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है Y293, Y293। जैसे ही आप इस कूपन कोड को वहाँ पे बैच के नीचे अप्लाई बटन पे क्लिक करते हो लिख के, तुरंत उस बैच की प्राइस जो है लोवेस्ट प्राइस हो जाती है। मिनिमम प्राइस में किसी भी स्टूडेंट को कोई सा भी बैच अगर परचेज करना है, यू कैन यूज दिस डिस्काउंट कोड, दैट इज Y293, और ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। जुड़िए हमारे साथ डेली 8 PM ओनली ऑन इंजीनियर्स अड्डा।